वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ब्यूटी स्किन केयर वीडियोस। आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मैं इतनी सारी टर्म्स यूज़ करने वाली हूँ, बट प्लीज़ पेशेंस रखना। ये एक जर्नी है जो हम साथ में करेंगे। आप में और मेरे में यही फ़र्क है कि मैंने ये जर्नी 2 साल पहले शुरू कर दी थी, काफ़ी चीज़ें ट्राई करी ताकि जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप ना कर पाओ, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 20 लाख लोग हैं आपको फॉलो करते हैं। तो जो सबसे बड़ी मैंने गलती करी स्किन केयर के अंदर, मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक डिवाइस यूज़ करी। मुझे नहीं पता था कि ये आपके फेस का फैट पैड मेल्ट कर देता है। मैंने परमानेंटली लूज़ किया है एंड कोई तरीका नहीं है वापस लाने का। सिर्फ बॉडी का एक फ़ैट लो, इट्स एन ऑपरेशन, पूरी फेस पे लगाओ। तो ऐसी गलतियाँ मैंने करी हैं, मम्मा को भी कराई हैं एंड सीखा है उनसे। बट आई थिंक नाउ आई एम रेडी टू गिव दिस नॉलेज रिस्पॉन्सिबली टू यू ऑल। सो आज का वीडियो ये है कि आपको अपने 40s में क्या करना है ताकि आप अपने 50s में 20 साल यंग दिखो। यस गाइस, जैसे आप अपने 40s में दिखते हो, इट्स रियली कि आपने अपने 30s में क्या किया है। एंड जो एडवाइस आप जब 20 साल के थे काम आती थी, अब वो एडवाइस नहीं काम आएगी। जब मैं ये चीज़ सुनती हूँ कि मैं तो 20 साल की उम्र से तेल लगा रही हूँ फेस पे। सो गाइज, 20 साल की उम्र में पोर्स नहीं थे इनलार्ज्ड, तो आपने तेल लगा भी लिया तो थोड़ी शाइन आ जाएगी। बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन इतना हाई था, नहीं भी सनस्क्रीन लगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 40s में ही कह रहे हो कि मैं तेल लगा रही हूँ फेस के ऊपर, विच इज़ अ हैवी ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं। नाउ इट कुड बी पॉसिबल यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड। तो सबसे पहले अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। एंड दूसरी चीज़, मैं आपको इस स्किन केयर जर्नी में सब बताऊंगी, फ्रॉम माइल्ड स्किन केयर रूटीन टू एग्रेसिव स्किन केयर। मैं दुबई में हूँ, यहाँ पे लेजर्स होते हैं। तो गाइज, मेरा सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट है, किसी को भी जज मत करना। मैं वीडियोस के दौरान एग्जांपल्स लूँगी आने वाले वीडियोस में कि अगर आपको ऐसा फेस चाहिए तो ये कराओ। लेट्स नॉट जज एनीवन, बिकॉज एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ़ यू एम्ब्रेस ब्यूटी आउट देयर, जिन्होंने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। एंड मे बी जैसे आपने पैसे इकट्ठे करके 50,000 रुपये का कोई गिफ्ट लिया अपने लिए, कोई बैग लिया, आने वाले टाइम में 50,000 में मे बी लोग ये कहेंगे मैंने पैसे इकट्ठे करके अपने आप को एक लेज़र गिफ्ट किया। बट नॉलेज होनी ज़रूरी है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर। फेस एजेड होता है आपके 20s से 50s में। सबसे ज्यादा फेस की शेप चेंज हो रही है, आपके फीचर्स नहीं ज्यादा चेंज होते हैं। जस्ट कान लंबा हो रहा है, नाक थोड़ा सा लंबा हो जाता है एज के साथ। बट सबसे ज्यादा आपके फीचर्स इसलिए चेंज लगते हैं क्योंकि आपके फेस का जो फैट है, ये फैट यहाँ होता है, ये फैट नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ। सबसे पहले ये फैट क्या चीज़ है कि फैट यहीं पे रहे। नंबर 1 चीज़ कोलेजन। कोलेजन आपकी स्किन में ग्लू की तरह काम करती है, फैट को, हर चीज़ को पकड़ के रखती है। तो 30 साल की उम्र के बाद आपका कोलेजन कम हो रहा है। सो एज सुन एज यू हिट 30 गाइज, आप लोग कोलेजन का सप्लीमेंट लेना शुरू करो। ये मैं एडवाइस, जेनरिक एडवाइस बता रही हूँ, बट जो मैं बोल रही हूँ 40 में करना चाहिए, आप डेफिनेटली 35 में शुरू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन की हेल्थ कैसी है। सो नंबर 1, 30 में हमें कोलेजन का सप्लीमेंट शुरू करना है। उसके बाद फेस योगा। मैंने फेस योगा क्यों करना है? क्योंकि इस मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस, मेरी पिक्चर्स देखोगे, एक्चुअली 25 ईयर्स की एज में मेरा ये इस तरीके से था, एंड नाउ it's little upwards, and the number 1 credit goes to muscle training. फेस का मसल ट्रेन करो तो उसको फेस योगा कहते हैं, और अगर पूरे बॉडी का मसल ट्रेन करो उसको मसल ट्रेनिंग कहते हैं। एंड मैं फेस योगा के साथ पहले ज़्यादा रेगुलर नहीं थी, अभी ज़्यादा रेगुलर हूँ, क्योंकि अगर आप फुल बॉडी ट्रेनिंग करते हो हफ्ते में 3 बार जाके, तो आपके फेस के मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। एग्जाम्पल, आप एक प्लैंक पोजिशन में हो एंड आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, डेफिनेटली ये सारा स्ट्रेच होगा, राइट? ये भी हो सकता है कि आपके फेस की शेप इससे चेंज हो रही है क्योंकि वाटर रिटेंशन है, इन्फ्लेमेशन है। एक कॉर्टिसोल फेस कैसा दिखता है? दिस इज माई कॉर्टिसोल फेस एंड दिस इज माई नेचुरल फेस। मैंने कॉर्टिसोल लेवल्स लोअर किए बाय लिमिटिंग ऑन जिम। मैं जिम बहुत ज्यादा करती थी एंड
मेरा फेस इस तरीके से हो गया। सो अगर आपके फेस के अंदर इन्फ्लेमेशंस हैं या वाटर रिटेंशन है, तब आपको गुआशा से ये जो मसाज करते हैं, अपने लिम्फ नोड्स को खोलते हैं, वो काफी काम आती है। एंड प्लीज उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। आई जस्ट शोन यू द रिजल्ट्स ऑफ अ कॉर्टिसोल फेस एंड नॉर्मल फेस। सो अराउंड 38 के पास अगर आपको सैगिंग दिखती है, सैगिंग सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगी, ये यहाँ पे ये चीज नीचे आ जाएगी। सो सैगिंग दिखती है आपको, तो आपको अब कोलेजन को एक्सटर्नली स्टिमुलेट करना है। कोलेजन को एक्सटर्नली स्टिमुलेट करने के बहुत तरीके हैं। नंबर 1, हमें अपनी स्किन को वूंड करना है, हमें अपनी स्किन को जख्म देना है ताकि जब हीलिंग हो, जख्म कैसे देना है मैं वो अलग अलग तरीके से बताती हूँ। तो जब हीलिंग होती है तो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके ब्लड के अंदर है वो आते हैं, प्लस आप एक्सटर्नली ग्रोथ फैक्टर्स लगा सकते हो। सब समझाती हूँ। सो पहला तरीका है अपनी स्किन को वुंडेड करने का, माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग क्या है? एक पेन है, डॉक्टर पेन करके पेन जैसा डिवाइस है, उसके आगे नीडल्स हैं। आप नीडल्स लेके अपने फेस के ऊपर जख्म कर देते हो, कईयों के ब्लड भी निकलता है। अगर आप घर पे माइक्रोनीडलिंग करते हो तो इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप बाहर करते हो, स्टरलाइज एनवायरनमेंट में करते हो, तो कम चांसेस होते हैं। मैं घर पे करती हूँ क्योंकि दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दुबई में माइक्रोनीडलिंग अराउंड 1500 दिरहम के आसपास है, और घर पे मेरा खुद से ही हो जाता है माइक्रोनीडलिंग। तो मेरे पास एक डॉक्टर पेन है। एंड गाइज, माइक्रोनीडलिंग का क्या फ़ायदा है कि कोलेजन, जब स्किन रिपेयर होती है वो कोलेजन प्रोड्यूस करती है। प्लस मैं जब 14 इयर्स की थी, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हैं और पोर्स हैं, तो पोर्स कम होने लगते हैं। अब आपकी स्किन पे पोर्स नहीं है तो आपको माइक्रो नीडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप माइक्रो नीडलिंग खुद करने की कोशिश भी करते हो, पहले अपनी स्किन को रिपेयर करो। सो माइक्रो नीडलिंग करने से पहले नंबर 1, ये सबके लिए नहीं होती है। अगर आपका ऑलरेडी ब्रोकन बैरियर है, आपको पिगमेंटेशन के चांसेस हैं, आप अपनी स्किन को इन्फ्लेम कर देते हो, इन्फ्लेमेशन के बाद पिगमेंटेशन और बढ़ जाएगी। पोर ज़रूर बेटर दिखेंगे, वो भी 10-12 बार करना होता है तब बेटर दिखेंगे। अगर आप चाहते हो मैं माइक्रो नीडलिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊं, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगी, बट प्लीज़ कोई भी चीज़ करोगे मैं 10 मिनट में नहीं समझा सकती हूँ। तो उसके बाद स्किन को इंजरी पहुँचाने का तरीका होता है लेजर्स। बहुत अलग अलग तरीके के लेजर्स हैं। हैलो है, BBL है, 1,00,000-1.25 लाख रुपया लगता है। हैलो, BBL, CO2 लेजर्स, देन पिको लेज़र। पिको लेज़र ऐसा लेज़र होता है कि अगर आपको पिगमेंट का डॉट आ गया है, वो डायरेक्ट इतना हाई पावर होता है, वो टारगेटेड होता है। वो आपका वो जो फ्रेकल है वो 3, 4, 5 बार करवाने के बाद वो गिर ही जाता है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैंने कभी नहीं करवाया। देन CO2 लेज़र है। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर कई बार देखते होगे ना, लेज़र आ रहा है, वो स्किन टाइटनिंग कर रहा है। उसमें क्या होता है, स्किन जला देते हैं और जलने के बाद अंदर से नई स्किन आती है विच इज़ टाइटर, यू नो। सो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बार में काम नहीं करती हैं। लेट्स से आपने पहली बार लेज़र करवाया तो इतना कोलेजन प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जब कोलेजन नीचे आएगा तो इतना बफर हो जाएगा आपके पास, तो आपको बार बार करवाना पड़ता है। अगर, फिर से कह रही हूँ, आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपका ब्रोकन बैरियर है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, इन सब चीज़ों से और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। सोफी की हेयर ड्रेसर यही कह रही थी, मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन के डॉट्स थे वो तो चले गए, बट अब मेरा अनइवन स्किन टोन होने लग गया है। तो लेजर्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है। उसके बाद कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो कि जलाना नहीं पड़ता है, दे आर कॉल्ड नॉन एब्लेटिव लेजर्स। उसमें क्या होता है कि जिनका अपर स्किन बैरियर खराब है बट डायरेक्टली वो लोग चाहते हैं स्किन टाइटनिंग हो, उन लेजर्स में से एक लेजर आता है अल्ट्रा थेरेपी लेजर। आप सर्च कर सकते हो नॉन एब्लेटिव लेजर्स। उसमें स्किन टाइटनिंग होती है थ्रू अल्ट्रासाउंड हीट वेव्स, जो कि कोलेजन स्टिमुलेशन करता है। सो गाइज, ये इतना ट्रिकी है कि आपको अगर आप ये सब करवाने लग गए तो आप ये सोच के जाओ, ये एक हर साल की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको करवाते रहना पड़ता है एंड इट इज़ डूएबल। आई नो अभी सब ओवरवेलमिंग है आपके लिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। अब मैं आती हूँ स्किन केयर रूटीन में, जो आपको 35 के बाद 100% करना है। नंबर 1, सनस्क्रीन लगानी है। मैंने सनस्क्रीन 38 ईयर्स की एज में शुरू करी।
आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विश कि मैंने पहले शुरू करी होती। मुझे बस थोड़ा स्टफ़ी फ़ील होता था, जर्मनी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ दुबई में आने के बाद मैंने पहली बार सनस्क्रीन लगाई। हर स्किन की अपनी कहानी होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या है जो मैंने माई ड्यूटी के स्किन केयर में डाले हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। पेप्टाइड्स भी आपकी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अपना कोलेजन, अपना इलास्टिन प्रोड्यूस करो। बट 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपको क्रीम लगानी पड़ती है, तब कोलेजन स्टिमुलेशन होता है, और वो भी बहुत एग्रेसिव नहीं, ठीक है। एंड देन ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सो ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइक छोटे छोटे एम्प्यूल्स मिलते हैं। सो माइक्रो नीडलिंग के बाद जब आपकी स्किन दोबारा बन रही है, यू कैन पुट ग्रोथ फैक्टर्स। सो लकीली यहाँ पे कुछ ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स थे, यहाँ की टॉप कंपनीज जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्लाई करती है। So they gave me some ampules for growth factors. I haven't done microneedling since very long now because मैंने अभी chemical peel किया है। And chemical peel क्या होता है? जो आप AHA, BHA, PHAs रोज यूज कर रहे हो, उनको काफी हाई परसेंटेज में फेस पे लगाना पूरी स्किन पील हो जाती है। To be honest, मैंने यहाँ पे एक बार अल्ट्रा थेरेपी करी थी शार्पर जॉ लाइन के लिए। केमिकल पील से ग्लो बहुत ज़्यादा आता है। बट अगेन मैं मम्मा को नहीं करवाऊंगी केमिकल पील, पहले मैं मम्मा का बैरियर पूरे का पूरा रिपेयर करूंगी। सो गाइज, बैरियर आपका डेफिनेटली डाइट है, प्लस आपकी स्किन केयर के अंदर आपको रोज़ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे बैरियर रिपेयर होता है। जैसे कि हाइड्रेशन की क्रीम लगा रहे हो तो ये देखना है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हिलुरोनिक एसिड है। आप बैरियर रिपेयर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, शुरुआत हुई है। स्पेशली सिरामाइड्स, जो कि 6 टाइप ऑफ सिरामाइड्स आता है, शिया बटर, ऐसे पेप्टाइड्स हैं जो कि बैरियर रिपेयर करते हैं, जैसे कि हेक्सापेप्टाइड 1 and 8 जो कि हमारी नाइट स्किन केयर के अंदर है। 10-15 इंग्रेडिएंट्स आर देयर फॉर योर बैरियर रिपेयर। आजकल के ज़माने में बैरियर रिपेयर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर इज़ लाइक ब्रशिंग योर टीथ, आपको रोज़ ब्रश करना पड़ता है, सो आई डू माई स्किन केयर 2 to 3 times a डे। पहले मैंने 2 से 3 बार अपनी स्किन केयर करी तो मुझे काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। आई गॉट एस्ट्रोजन डोमिनेंट, बट नाउ सिंस 8-9 months आई एम यूजिंग माई ड्यूटी स्किन केयर। या वन मोर थिंग, इफ़ यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे सनरेज बहुत ज़्यादा है, यू हैव टू पुट अ टायरोसिनेस इनहिबिटर एवरी डे। नाउ व्हाट इज दिस? पिगमेंटेशन ना हो, स्किन डिस्कलरेशन ना हो। हमारी स्किन के अंदर बहुत बड़े बड़े मेलानोसाइट्स होते हैं। दीज आर जस्ट सेल्स दैट गेट्स ट्रिगर्ड टू प्रोड्यूस मोर मेलानिन, जो हमें ब्राउन स्किन टोन देते हैं। ट्रिगर नहीं होने चाहिए, ये इन्फ्लेमेशन से ट्रिगर होते हैं। हम लोग इनको ट्रिगर करते हैं बाय एनी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, AHA, BHA, हम उनको ट्रिगर करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रीज़न फॉर इन्फ्लेमेशंस। सो आपको ये हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी हमारी स्किन केयर है, राइट, लेट्स से आप एक सनस्क्रीन भी डाल रहे हो, सनस्क्रीन के अंदर अगर वो केमिकल सनस्क्रीन है, और या फिर आपको अभी भी कोई वायरस हुआ है या आपको कोरोना की वैक्सीनेशन लगी है, राइट, इन्फ्लेमेशन से आपकी बॉडी के अंदर, तो ये ट्रिगर्ड रहते हैं। तो एक टायरोसिनेस इनहिबिटर आपको हमेशा यूज़ करना है। एंड हमारा एक सीरम आएगा, एपिलाइट सीरम, उसके अंदर टायरोसिनेस इनहिबिटर है, जिसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। सो वो आपको हमेशा यूज़ करना है। एंड अ शील्ड सीरम, UVA, UVB, infrared light, red light, photo aging, इन सब का protection. So this should be part of your basic skincare. Okay? So number 1, barrier repair in your skincare, hydration in your skincare, peptides in your skincare, tyrosinase inhibitor in your skincare, and a shielding serum in your skincare, and a sunscreen. So this is part of your. हमारे घर पे ना ऐसा ज़रूर होता है कि मम्मा को ना बहुत सारे, जब से स्पेशली मैं स्किन केयर में आई हूँ, मम्मा को ना बहुत सारे गिफ्ट आते हैं दूसरी कंपनीज़ के, कि मैम आप फीडबैक बताओ कैसा है, या पलक से मुझे बताओ पलक क्या कहती है हमारी स्किन केयर के बारे में। तो मैं मम्मा को हमेशा यही कहती हूँ कि इस स्किन केयर को आप टेस्ट करो, लेकिन कंफ्यूज मत करो अपने आप को। इसी बार मैं मम्मा को समझा रही थी, मैंने कहा मम्मी, मैंने आपको एक टायरोसिनेस इनहिबिटर दिया था, हमारा ही प्रोडक्ट है एपिलाइट सीरम, मैंने कहा आपको एपिलाइट दिया था, आपने वो यूज़ करना बंद कर दिया। हाँ, बट वो मैं उस कंपनी को बता रही थी कि ये प्रोडक्ट कैसे लगेगा। मम्मी, आप उस कंपनी को बताओ, बट टायरोसिनेस इनहिबिटर आपको फिर भी चाहिए।
यू नो। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रूर यूज़ करना। उसके ऊपर आपको अपनी स्किन केयर को कॉम्प्लिकेट करना है और चीज़ें लगानी है, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो 40 के बाद तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने इतना सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपको किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है, एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। Thank you and thanks for watching. Take care. Let's be beautiful together. Bye.